पैसा और कर्ज, ये दो शब्द हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। पर कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? तरक्की का एक जरिया या फिर एक छिपा हुआ जाल? आज हम इन्हीं दो ताकतों की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे आकार देते हैं। तो आज का सफर कैसा होगा? हम एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे कि पैसे का आविष्कार हुआ ही क्यों। फिर हम कर्ज की इस उलझी हुई दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम को सबके लिए बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। जरा उस समय में वापस चलते हैं जब दुनिया में न कोई सिक्का था न कोई नोट। सोचिए, तब लोग लेन देन कैसे करते होंगे। जरा सोचिए, मान लीजिए पैसे है ही नहीं। एक जूता बनाने वाले को अपने परिवार के लिए गेहूं चाहिए और उसके पास बदले में देने के लिए जूते हैं, तो वो गेहूं के बदले जूते का व्यापार करना चाहता है। अब इसमें क्या मुश्किल है? सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? पर ये इतना सीधा है नहीं। तो होता ये है कि जूता बनाने वाले को एक किसान मिल जाता है जिसके पास गेहूं है। बहुत बढ़िया। लेकिन उस किसान को जूतों की जरूरत ही नहीं है, उसे तो कपड़े चाहिए। और बस बात यहीं खत्म हो गई। व्यापार हो ही नहीं सकता, पूरी व्यवस्था यहीं पर आकर रुक जाती है। इसी मुश्किल को अर्थशास्त्र में एक नाम दिया गया है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि व्यापार तभी हो सकता है जब मुझे वो चाहिए जो आपके पास है और आपको वो चाहिए जो मेरे पास है। और जैसा कि हम सब समझ सकते हैं, असल दुनिया में ऐसा संयोग होना बहुत ही मुश्किल है। और यहीं पर पैसे का आविष्कार हुआ। पैसे ने इस पूरी पहेली को सुलझा दिया। वो एक बिचौलिए की तरह काम करता है। अब जूता बनाने वाला अपने जूते किसी को भी बेचकर पैसे ले सकता है और फिर उन पैसों से किसी से भी गेहूं खरीद सकता है। अचानक व्यापार की सारी रुकावटें दूर हो गई और अर्थव्यवस्था के बढ़ने का रास्ता खुल गया। तो पैसे ने व्यापार को तो मुमकिन बना दिया, लेकिन असली विकास के लिए एक और चीज की जरूरत थी, कर्ज यानी क्रेडिट या साख। पर कर्ज के साथ एक बात है, ये एक बहुत ताकतवर साधन भी हो सकता है और एक बहुत खतरनाक जाल भी। चलिए इसे समझने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को देखते हैं। सबसे पहले मिलिए सलीम से। वो जूते बनाता है। उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। 1 महीने के अंदर 3000 जोड़ी जूते देने हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है, पर एक मुश्किल है। उसे कच्चा माल खरीदने और मजदूरों को लगाने के लिए पैसे अभी चाहिए। और अब मिलिए स्वप्ना से। वो एक छोटी किसान है। उसके लिए कर्ज लेना कोई मौका नहीं बल्कि एक जरूरत है। उसे अपनी जमीन पर फसल उगाने के लिए बीज और खाद चाहिए। अगर कर्ज नहीं मिला तो वो खेती ही नहीं कर पाएगी। तो देखते हैं कि दोनों की कहानियां आगे कैसे बढ़ती हैं। सलीम के लिए कर्ज एक साधन की तरह काम करता है। वो पैसे उधार लेता है, ऑर्डर पूरा करता है, उसे बड़ा मुनाफा होता है और उसका काम आगे बढ़ जाता है। कर्ज ने उसे आगे बढ़ाया। लेकिन स्वप्ना के लिए कहानी बिल्कुल अलग है। खराब मौसम की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो कर्ज वापस नहीं चुका सकती। उसके लिए वही कर्ज एक जाल बन गया है जो उसे और भी गहरी गरीबी में धकेल रहा है। स्वप्ना जिस स्थिति में है उसे ही कर्ज जाल या डेट ट्रैप कहते हैं। ये तब होता है जब कर्ज इतना बड़ा हो जाता है, खासकर ऊंचे ब्याज की वजह से, कि उसे चुकाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये आपको आगे बढ़ाने की जगह बस नीचे खींचता चला जाता है। तो सवाल यह है कि इतने अलग नतीजे क्यों? एक ही चीज यानी कर्ज किसी के लिए वरदान और किसी के लिए अभिशाप कैसे बन सकता है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वो कर्ज कहाँ से लेते हैं, क्योंकि कर्ज देने की दो बिल्कुल अलग अलग प्रणालियां काम करती हैं। एक तरफ है औपचारिक क्षेत्रक, यानी बैंक और सहकारी समितियां। इन पर रिजर्व बैंक की नजर होती है, इसलिए ब्याज दरें आमतौर पर सही होती हैं। दूसरी तरफ है अनौपचारिक क्षेत्रक, मतलब साहूकार, व्यापारी या दोस्त रिश्तेदार। यहाँ कोई नियम कानून नहीं होता और ब्याज दरें आसमान छू सकती हैं। और यहीं पर असली कहानी सामने आती है। जरा शहरी परिवारों के इन आंकड़ों को देखिए। जो संपन्न लोग हैं वो अपना 80% से ज्यादा कर्ज औपचारिक यानी सस्ते स्रोतों से लेते हैं, लेकिन गरीब परिवार, उन्हें अपना आधे से ज्यादा कर्ज महंगे और अनियंत्रित अनौपचारिक क्षेत्रक से लेना पड़ता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक व्यवस्था की खामी है। तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? गरीब लोग सीधे बैंक क्यों नहीं जाते?
इसकी मुख्य वजह है एक शब्द, समर्थक ऋणाधार, या जिसे हम कोलैटरल कहते हैं। ये एक ऐसी संपत्ति होती है, जैसे घर या जमीन, जिसे बैंक के पास गारंटी के तौर पर रखना पड़ता है। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो बैंक वो संपत्ति ले लेता है। अब बहुत से गरीब लोगों के पास गारंटी के तौर पर रखने के लिए कुछ होता ही नहीं, और इसलिए उनके लिए बैंक के दरवाजे बंद होते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा न टूटने वाला चक्र लगता है। पर क्या इस अंतर को भरने का कोई तरीका है? क्या हम स्वप्ना जैसे लोगों तक सुरक्षित और सस्ता कर्ज पहुंचा सकते हैं? जवाब है हाँ, और इसका हल बहुत ही अनोखा है, जो जमीनी स्तर से ही निकला है। इसका समाधान है स्वयं सहायता समूह, यानी SHG। ये एक बहुत ही ताकतवर विचार है, खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए। ये उनके लिए एक साथ आने और उस कोलैटरल वाली सबसे बड़ी मुश्किल को मिलकर हल करने का एक तरीका है। तो ये काम कैसे करते हैं? ये अपनी सादगी में ही बहुत शानदार हैं। एक छोटा सा समूह, जिसमें आमतौर पर 15-20 सदस्य होते हैं, अपनी बचत को एक साथ जमा करना शुरू करता है, भले ही रकम छोटी हो पर नियमित रूप से। जल्द ही उनके पास एक जमा राशि हो जाती है, जिससे सदस्य छोटे छोटे कर्ज ले सकते हैं। पर असली जादू अब होता है। 1 या 2 साल तक नियमित बचत करने के बाद वो पूरा का पूरा समूह बैंक से लोन लेने के लायक हो जाता है। समूह की सामूहिक बचत ही गारंटी का काम करती है। किसी एक व्यक्ति को अपनी कोई संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके फायदे सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये कोलैटरल की समस्या को हल करते हैं और समय पर लोन देते हैं, लेकिन ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आज़ाद भी बनाते हैं। ये समूह स्वास्थ्य से लेकर घरेलू समस्याओं तक हर सामाजिक मुद्दे पर बात करने के लिए एक मंच बन जाते हैं। ये एक ही समय में वित्तीय और सामाजिक दोनों तरह की मजबूती देते हैं। और ये हमें प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के एक बहुत ही ताकतवर विचार पर लाता है, जिन्हें इसी तरह के काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा कि अगर सही शर्तों पर गरीबों तक कर्ज पहुंचाया जा सके तो लाखों छोटे लोग मिलकर विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत गहरी बात है। ये दिखाता है कि कर्ज तक पहुंच सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये बड़े पैमाने पर इंसानी क्षमता को खोलने की एक चाबी है।